स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस यानी रैंकर्स क्लासेस पर। पिछले 6 साल से भी अधिक समय से झारखंड में 5-5 सेशन के स्टूडेंट्स को बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है एमएसए क्लासेस, जहां पे सेशन 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23, 2022-24 और पिछले साल 2023-25 की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट। अगर आपका इनको रिजल्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। को 2 साल के सिलेबस को 20 से 30 दिन में अगर पूरी बेहतरीन तैयारी करना है, क्योंकि झारखंड में जो फाइनल एग्जाम लिया जाता है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिला के एक साथ एग्जाम लिया जाता है। लेकिन हमारे पास एक स्मार्ट तरीका है जहां पे आपको 2 साल के सिलेबस को कैसे 20 से 30 दिन पढ़ के आराम से एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। बस एक छोटा सा फ़ी के माध्यम से आपको एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो आप हमारे एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लॉगिन करके आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा। इसमें आपको हमारी तरफ से मिलेगा 10 पेपर का नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। 10 पेपर्स का वीडियो क्लास भी दिया जाएगा और एग्ज़ाम तक 100% गाइडेंस करेंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे तैयारी करना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन भी देंगे जो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले दिया जाता है, और एग्ज़ाम में बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। इसमें हम प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद और प्रयोजनवाद को अलग अलग क्वेश्चन मान के चलते हैं, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में इन चारों को हम कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी जिनको कंप्लीट नोट चाहिए होगा आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा 9110 9115 52 पर। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोगों के सामने रखे है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद यानी इंग्लिश में आता है आपका नेचुरलिज्म। तो क्या है प्रकृतिवाद, क्या है इसकी विशेषता, इसकी डेफिनेशन, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने आप में पूर्ण तत्व है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। यानी प्रकृति जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से एक खुद तत्व है, और इस दर्शन के अनुसार क्या है कि दुनिया की हर एक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में जो है विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं। जो प्रकृतिवाद है, जो प्रकृतिवादी है, उनका जो है इंद्रियों के अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है उनको ही वो सच्चा मानते हैं, और उसके अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। यानी प्रकृतिवादी ये मानता है कि अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो मनुष्य को खुद से ही निरीक्षण परीक्षण जांच करके ही जो है ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। प्रकृतिवादियों के मत अनुसार मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है जो पूर्ण रूप से निर्मल है। उसके अनुकूल आचरण करने में उसे सुख और संतोष होता है तथा प्रतिकूल आचरण करने पर उसे दुख और असंतोष का अनुभव होता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। यानी प्रकृतिवादी जो है उनका मानना है कि मनुष्य की जो है अपनी एक खुद की प्रकृति है जो पूर्ण रूप से निर्मल है, और उनका जो अनुकूल आचरण है जो उन्हें सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, बल्कि अगर मनुष्य प्रतिकूल आचरण करे तो उसे दुख और असंतोष का अनुभव होता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों का क्या मानना है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। अगर उसके प्रतिकूल आचरण करेंगे तो फिर उसको दुख और असंतोष का अनुभव होगा। आप चलिए देख लेते हैं प्रकृतिवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है जेम्स वार्ड। जेम्स वार्ड के अनुसार क्या है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। ये है जेम्स वार्ड का कथन और उनकी डेफिनेशन। जॉयसे के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है
जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है, अथवा प्रकृति व मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभव से परे नहीं है। ये आपका दूसरा डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन देख लेते हैं J.S. रॉस के अनुसार। इनमें से कोई भी आप दो जो डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है, और इसको समझ लीजिएगा। और ये दोनों टॉपिक्स आपको कोई भी आपको याद करके मतलब इसको ध्यान में रखकर ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तीसरा परिभाषा डेफिनेशन है J.S. रॉस के अनुसार, प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है। चौथा डेफिनेशन है थॉमस और लैंग के अनुसार। इनका क्या कहना देखिए, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविक भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यह है थॉमस और लैंग की डेफिनेशन। अब प्रकृतिवादी जो दर्शन है उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए एक एक करके विशेषता देख लेते हैं। और आपको प्रकृतिवाद से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और इनको ही आपको अपने शब्दों में आंसर को लिखना है बेहतरीन तरीके से। लगभग कोई भी सवाल आए आप लोग मैक्सिमम 4 पेजेस के आसपास लिखिएगा, ठीक है, ताकि एक बेहतरीन मार्क्स आप ला सके। तो प्रकृतिवाद दर्शन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति या सृष्टि को ही सत्य मानता है। इसके अनुसार समस्त वस्तुएं प्रकृति से ही निकलती हैं और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती है। यानी दुनिया की हर एक वस्तु प्रकृति से ही निकलती है, उससे ही उत्पन्न होती है और अंत में क्या होता है, उसी में विलीन हो जाती है। ये प्रकृतिवादी का मत कथन है। दूसरा नंबर पॉइंट, प्रकृतिवादी कहते हैं कि विज्ञान की सहायता से ही प्रकृति के रहस्यों के विषय में जाना जा सकता है। तीसरा पॉइंट विशेषता है, प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा परमात्मा काल्पनिक है, इस जगत से अलग कोई सत्ता नहीं है। यानी इनका कहना है कि जो आत्मा परमात्मा है ये एक सिर्फ काल्पनिक है और ये जो जगत है इस जगत से अलग कोई और सत्ता नहीं है। यानी एक पूरी तरीके से प्रकृति को ही मानता है जो ये जगत है और इसी को वो सत्ता मानती है। प्रकृतिवादी दर्शन मनुष्य को मात्र एक यंत्र मानता है जो प्राणियों का विकसित रूप है। प्रकृतिवादी दर्शन आदर्शवादी ढोंगों का खंडन करता है। प्रकृतिवादी दर्शन मौलिक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ मानता है। इस बनावटी सभ्यता से मानव को प्राकृतिक सभ्यता की ओर ले जाना चाहता है। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति की ओर पुनः लौटने का नया संदेश देता है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान या शिक्षा का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की प्रधानता स्वीकार करते हैं, ना कि शिक्षक की। यानी जो प्रकृतिवादी शिक्षा है इसमें बालक को ही मुख्य रूप दिया गया है और शिक्षक को नहीं, बल्कि बालक को यहाँ पे प्रधानता दी गई है। प्रकृतिवादी शिक्षा में स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके पश्चात और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से आती है और उसी में मिल जाती है। वास्तविक सत्ता अथवा भौतिक है, पदार्थ अथवा भौतिक जगत ही सब कुछ है। मानव में जन्मजात शक्तियां हैं। मानव एक महान यंत्र के समान है, ये सब प्रकृतिवादी का मानना है। मानव क्या है, एक महान यंत्र के समान है। प्रकृतिवाद में आत्मा, धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मानव जीवन पवित्र होता है, जन्म के समय इसमें कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी में आत्मा, धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं दिया गया है और मानव का जीवन जो है उसी को पवित्र माना है। ठीक है, तो ये रहा प्रकृतिवाद। दूसरा टॉपिक आप लोगों को आदर्शवाद के बारे में बताएंगे। तो दूसरा टॉपिक देखिए आदर्शवाद। तो आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म।
आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म का जन्म विचारवादी सिद्धांत से हुआ है, यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुआ है। आदर्शवाद को अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद। इस प्रकार आइडियाइज्म का अर्थ है विचारवाद। तो ये है आदर्शवाद। आइडिया शब्द में उच्चारण की सुविधा के लिए एल अक्षर जोड़ देने से आइडियलिज्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है आदर्शवाद। इस प्रकार विचारवाद ने आदर्शवाद का रूप लिया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है कि आदर्शवाद का इंग्लिश वर्ड जो है आइडियलिज्म, जिसमें एल अक्षर को जोड़ा गया है और ये आइडियलिज्म बना है, जो कि असली में उसका अर्थ है विचारवाद और उसका रूप लिया गया है आदर्शवाद में। अब देखिए, विचारवाद को आदर्शवाद इसीलिए कहा गया है क्योंकि विचारवाद में विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या व खोज करके उनकी स्थापना को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्शों को श्रेष्ठ मानता है। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य है, इसके सिवा सत्य का अर्थ और रूप नहीं है। हमारा हर व्यवहार मस्तिष्क से ही नियंत्रित होता है, इसीलिए मस्तिष्क से वास्तविक सत्य है। भौतिक शरीर तो इसकी छाया मात्र है। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है, शरीर तो केवल इसका कवच मात्र ही है जो नष्ट हो जाएगा। यानी मनुष्य असल में आत्मा रूपी सत्य है। ये है आदर्शवाद का विचार। ठीक है, यानी आदर्शवाद के अनुसार क्या है कि विचार ही सत्य है और इसके लिए मनुष्यों का जो मस्तिष्क है उसी को वास्तविक सत्य और भौतिक माना है। ठीक है, और जो शरीर है उसको सिर्फ एक छाया मात्र माना है। आप देख लेते हैं आदर्शवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हॉर्न के अनुसार आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। दूसरा नंबर है बूबेकर के अनुसार क्या है? आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। इनके लिए सबसे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे हैं। किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। यानी बूबेकर जो है उनका कहना है कि मस्तिष्क यानी मनुष्य का जो दिमाग है वही सर्वोपरि है। ठीक है, हैंडरसन के शब्दों में क्या देखिए परिभाषा यानी डेफिनेशन। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। तो ये सब डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसको डिटेल्स में लिखना है। अब आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत भी कभी कभी लिखने को आता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। संपूर्ण जगत के दो रूप। आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत के केवल दो रूप है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आदर्शवादी बहुत जगत की तुलना में भौतिक जगत तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास है आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत केवल एक झलक मात्र है। यानी आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व दिया गया है आदर्शवाद के अनुसार और भौतिक जगत को केवल एक झलक मात्र माना है। इसका कारण यह है कि भौतिक तत्व नाशवान है, अतः यह असत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत सत्य तथ्य तथा यथार्थ है। इसका ज्ञान प्राप्त करने से मन तथा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है। अतः भौतिक तत्व की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्ता अथवा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय जीवन का मुख्य लक्ष्य है।
तो ये है आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। अब महत्वपूर्ण सिद्धांत पे देख लेते हैं। आदर्शवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत। थॉमस और लैंग ने आदर्शवाद के सिद्धांत बताया है। क्या क्या? पहला पॉइंट नंबर 1, वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है, यानी मनुष्य का जो मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान है यही जो है वास्तविक जगत है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता ही है। आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वह चिंतन, तर्क एवं बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है एवं आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। सत्य, शिवम, सुंदरम के तीनों शाश्वत मूल्य है और जीवन में इनकी प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है। प्रकृति की दिखाई जाने देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है। ईश्वर मन से संबंध रखता है, यानी इनका मानना है कि जो अंतर्दृष्टि है, ठीक है, ज्ञान का सर्वोच्च रूप क्या है? अंतर्दृष्टि, यानी आंतरिक रूप से, और जो आत्मा का ज्ञान है वही सर्वोच्च है। और साथ ही सत्यम, शिवम, सुंदरम के जो तीनों शाश्वत मूल्य है इनमें जीवन में प्राप्त करना इनके मनुष्य के लिए अति आवश्यक है आदर्शवाद के अनुसार। और प्रकृति के दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है, यानी जो प्रकृति में दिखाई देती है वो एक तरफ से भ्रम पैदा करती है आदर्शवाद के अनुसार। और ईश्वर जो है वो मन से संबंध रखता है। भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। परम मन में जो कुछ विद्यमान है वही सत्य है और आध्यात्मिक तथ्य है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारा विवेक और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा साधन है। मनुष्य का विकास उसके भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है, यानी मनुष्य का जो विकास है उसकी भौतिक और आध्यात्मिक जो शक्ति है उस पर ही वो डिपेंड करता है। तो ये रहा प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का डिटेल्स। और ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर। तो प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म और आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस नंबर 1, आदर्शवाद शाश्वत मूल्य। अगर ये आप अंतर को देख लेते हैं ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आदर्शवाद शाश्वत मूल्य, धर्म, आदर्श इत्यादि को सामने रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। यानी आदर्शवाद किसको मानता है कि धर्म, आदर्श और मूल्य को आगे रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, जबकि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक को नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, व्यक्तियों, विभिन्नताओं इत्यादि को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि वो प्रकृति पर विश्वास करते हैं। इसीलिए पॉइंट नंबर 2, आदर्शवाद के विचार के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य आत्म अनुभूति एवं नैतिकता, शाश्वत मूल्य को प्राप्ति तथा पुनर्दर्श को प्राप्त करना है, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो आत्म प्रकाशन, नैसर्गिक प्रवृत्तियों का शोध एवं भागंतीकरण करना, जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, जातीय प्राप्ति के संरक्षण आदि है। तीसरा नंबर पॉइंट, आदर्शवाद बालक की शिक्षा में शिक्षकों को वही स्थान देते हैं जो एक सुकोमल पौधों को विकसित करने के लिए एक माली का स्थान होता है। यानी आदर्शवाद जो है बालक की शिक्षा में शिक्षकों को भी एक विशेष स्थान रखा गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक जो है पौधा है, एक बाग है और बागान में अगर माली नहीं रहेंगे तो उस बागान में जो है सही से फूल पौधे नहीं उग पाएंगे। तो माली का स्थान जैसे होता है उसी तरह से शिक्षक को स्थान दिया है। जबकि प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक सहायक मित्र तथा सहायक के रूप में है। इस प्रकार शिक्षा का स्थान गौण होता है। यानी प्रकृतिवादी में क्या है, बालक को यानी छात्र को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। आदर्शवादी प्रश्न उत्तर, वाद विवाद तथा व्याख्यान विधि पर विशेष जोर देते हैं। जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी
दोनों के सहयोग पर निर्भर है, जबकि प्रकृतिवादी करके सीखने, स्व अनुभव द्वारा सीखने, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने, खेल द्वारा सीखने इत्यादि सिद्धांतों पर अपनी शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। यानी आदर्शवादी क्या है, वो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए जो है वो अपना विचार देते हैं, जबकि प्रकृतिवादी क्या है, बालक को खुद से करके सीखने, उनके खुद के अनुभव से सीखने, उनको खुद के खेल के द्वारा सीखने को लिए ही प्रेरित करते हैं। अगला है 5वां नंबर पॉइंट, आदर्शवादी धर्म, नैतिकता, साहित्य इत्यादि विषय को महत्व देते हैं, जबकि प्रकृतिवादी जीवन रक्षा संबंधी विषयों जैसे शरीर विकास, विज्ञान, पदार्थ गणित, भूगोल इत्यादि को अधिक महत्व देते हैं। यानी आदर्शवादी में धार्मिक, नैतिकता और साहित्य का ज्ञान, जबकि प्रकृतिवादी में ठीक है शारीरिक विकास, विज्ञान, गणित, भूगोल इस सबको अधिक महत्व देते हैं। 6 नंबर में देख लेते हैं, आदर्शवाद शिक्षा पद्धति के बजाय शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में अधिक विचार करते हैं, जबकि प्रकृतिवादी शिक्षण पद्धति के निर्माण को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आदर्शवाद सत्य की खोज के लिए निगमन तथा वाद विवाद की पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी आगमन तथा जीव वैज्ञानिक पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं। 8 नंबर है, आदर्शवादी सह शिक्षा के दुष्परिणामों की बातों को रखते हैं, प्रकृतिवादी सह शिक्षा का समर्थन करते हैं। झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। अब आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंतर्गत आपको यथार्थवाद और प्रयोजनवाद कराया जाएगा, तो ये चारों शिक्षावाद से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिला है और डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जरूर जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। बाकी अगर आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। तो यथार्थवाद यानी रियलिज्म, यथार्थवाद का अंग्रेजी रूपांतरण है रियलिज्म। रियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रियलिस से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा। वस्तुतः यथार्थवाद वस्तु संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं अथर्थ है। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रिय ज्ञान ही सत्य है। यानी यथार्थवाद जो है, ये रियलिज्म जो है, ये इनमें एक चीज़ जुड़ा हुआ है, वह है रियल, यानी जिसका अर्थ है लैटिन भाषा के रियलिस से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है वस्तु। और इस वाद में यानी इस विचारधारा में जो इंद्रिय का ज्ञान है वही आपका सत्य है। रियलिज्म का मानना है कि ब्रह्म जगत मिथ्या नहीं वरन सत्य है। आदर्शवाद इस सृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानता है, किंतु इसके अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। यानी ये जो ब्रह्म जगत है वो एक्चुअल है, ठीक है, और इसमें जो है कि जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। इसके अनुसार हमारा अनुभव स्वतंत्र इतना होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अनुभव बाह्य जगत से प्रभावित है और बाह्य जगत की वास्तविक सत्ता है। इसके अनुसार मनुष्य को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए तथा यह होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है या नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। तो ये है उसका यथार्थवाद का अर्थ, और इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। यथार्थवाद की परिभाषा और उसका विशेषता। तो परिभाषा अब में आपको लिखना है स्वामी रामतीर्थ के अनुसार। स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा है, यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास का सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि हमें दिखाई देता है। यानी यथार्थवाद क्या है, आप लोगों को इसको अगर शॉर्ट में समझा जाए तो यथार्थवाद मतलब हो गया कि जो रियल है, ठीक है, यानी जो रियल है वही आपका यथार्थवाद है, जो जगत को सच मानता हो, जो सत्य मानता हो। तो यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यह है कि यथार्थवाद का अर्थ जो है वह विश्वास का सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हमें सिखाई देता है। दूसरा डेफिनेशन है जे.एस. रॉस के अनुसार। जे.एस. रॉस ने क्या कहा है,
यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उसके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। यानी जो हमें डायरेक्टली हम लोग फील करते हैं, जो आगे पीछे मिलता जुलता वस्तुओं का एक वास्तविक प्रदान करता है रूप, वही हमारा क्या है, यथार्थवाद है। यानी जो हमारा आगे है, सामने है, डायरेक्ट है, वही हमारा रियल है और वही हमारा यथार्थवाद यानी रियलिज्म है। बटलर के अनुसार क्या है? बटलर के अनुसार यथार्थवाद संसार की सामान्यता उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो यथार्थवाद मतलब हो गया जो रियल, जो हमें डायरेक्ट, जो हमें निश्चित रूप से जो सामने दिखाई देता है। अब देखिए यथार्थवाद के मूल सिद्धांत क्या क्या है। यथार्थवाद के मूल सिद्धांत, पहला, प्रत्येक जगत ही सत्य है। और आप लोगों को जो टिप्स रहेगा एग्जाम में आपको ध्यान में रखने के लिए कि यहाँ पे जो लिखा है प्रत्येक जगत ही सत्य है, पॉइंट नंबर 1 में, और पॉइंट नंबर 2 में कि इंद्रिय ज्ञान के दौर है, बस आपको इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखना है। बाकी चीज़ जो लिखा हुआ है उसको आप लोगों को समझ जाना है और उसको ध्यान में रखकर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में आपको याद रखना होगा, समझ के रखना होगा, अपने ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक जगत ही सत्य है, हो गया। अब बाकी चीज़ जो लिखा हुआ है उसको आप लोग करना क्या है, डिटेल्स में एक्सप्लेन करना, लिखना है। यथार्थवादियों के मत अनुसार केवल प्रत्येक जगत जिसे हम देखते, सुनते या अनुभव करते हैं ही सत्य है, अर्थात वह भौतिक संसार ही सत्य है। दूसरा पॉइंट, इंद्रिय ज्ञान के दौर है। यथार्थवादियों के अनुसार हमें ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदना के आधार पर होती है, इसीलिए इन्हें ज्ञान का दौर कहा जाता है। यानी जो इंद्रिय है हमारा, वही हमारा ज्ञान का दौर है। ये यथार्थवाद के मूल सिद्धांत है। दूसरा, तीसरा सिद्धांत है यथार्थवाद का, वह है आंगिक सिद्धांत। जगत के सभी तत्वों, नियमों और विचारों में इसी परिवर्तनशीलता के कारण परिवर्तन होते रहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक वैज्ञानिक नियमों को शाश्वत ना मानकर परिवर्तनशील मानते हैं। यानी जो भी नियम और विचारों में जो है वो परिवर्तनशील है और परिवर्तन होते रहते हैं। ये है यथार्थवाद के मूल सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत। चौथा देखिए, पर औलिकता को अस्वीकार करना। यथार्थवाद जो है वो पर औलिकता को अस्वीकार करता है। जैसे यथार्थवाद के अनुसार इस लोक से परे अन्य कोई लोक नहीं है। यानी ये जो लोक है, ये जो संसार है, ये जो जगत है, यही जगत है, इसके अलावा कोई और लोक और जगत नहीं है यथार्थवाद के अनुसार। किस प्रकार या विचारधारा वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देती है। इस प्रकार, ठीक है, विचारधारा वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देती है। यह विचारधारा आत्मा, परमात्मा के अस्तित्व संबंधी विचारधारा का भी खंडन करती है। यह मनुष्य के मन को आत्मा ना मानकर मात्र एक भौतिक सत्ता मानती है। प्रयोग पर बल यथार्थवादी विचारधारा निरीक्षण, अवलोकन तथा प्रयोग पर बल देती है। इसके अनुसार किसी अनुभव को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह निरीक्षण और प्रयोग की कसौटी पर सिद्ध ना हो जाए। यानी यथार्थवाद जो है वो प्रयोग पर बल देती है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं आप लोग को ध्यान में रखना है। और अगर इसको डिटेल्स में लिखने के लिए आ जाए, मान के चलिए कि क्वेश्चन आ गया कि यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, यथार्थवाद की विशेषताओं को लिखिए। तो यथार्थवाद का तो आप लोग को डिटेल्स में सब कुछ बता दिए, उतना आप लोग को या ध्यान में रखना है, उतना आपको लिखना है। लेकिन अगर विशेषता है तो यहाँ पे आप लोग को लगभग 7 या 8 पॉइंट हम बताएंगे और इन 7-8 पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसी को आपको ध्यान में रखना है। और अगर सिर्फ यथार्थवाद का डेफिनेशन और यथार्थवाद की विशेषता है तो आपको करना क्या है, इन 8 या 7 जो टॉपिक्स है आपके सामने है अभी स्क्रीन पर, तो इनको जो है थोड़ा सा डिटेल्स कर देना है। उसके बाद आपको लगभग एक क्वेश्चन का आपको 4 पेजेस के आसपास आंसर हो जाएगा, तब आपका एक बढ़िया मार्क जरूर आएंगे। पहला विशेषता है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। यानी यथार्थवाद जो शिक्षा है उसकी पहला विशेषता है वो इंद्रिय ज्ञान को ही ज़्यादा बल देता है और उसकी जो प्रशिक्षण है यानी उनकी जो शिक्षा और उनकी जो ज्ञान प्राप्ति है इंद्रियों का, उसको वो सर्वप्रथम मानता है।
दूसरा है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। यथार्थवाद जो है वो सामने जो दिखता है, जो जगत है, वो लोक है, इसी को सत्य मानता है, और वो जो किताबी ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, उसका वो विरोध करता है। आदर्शवाद का विरोध, यानी जो आदर्शवाद के विचारधारा है उनका यथार्थवादी के अनुसार इसका विरोध होता है। ठीक है, यानी ये आदर्शवाद के विरोध में है। चौथा है व्यावहारिक ज्ञान पर बल, यानी ये जो यथार्थवादी है, यथार्थवादी शिक्षा के अनुसार क्या है कि व्यावहारिक ज्ञान पर बल देता है, यानी जो व्यवहार से सिखाया जाता है। वैज्ञानिक विषयों का महत्व, यथार्थवादी जो है वो वैज्ञानिक विषयों का भी महत्व रखते हैं। नवीन शिक्षण विधि एवं शिक्षण सूत्रों का भी यहाँ पे इसकी विशेषता है। अगला है विस्तृत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यानी यथार्थवादी की जो विशेषता है शिक्षा की वो है नवीन शिक्षण विधि और नए नए पैटर्न पर आधारित और नए नए शिक्षण सूत्र, और उसके साथ है विस्तृत यानी विस्तार, यानी बहुत बड़े आकार में, और इसके साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी। व्यक्तित्व एवं सामाजिकता दोनों को बराबर महत्व देते हैं, तो ये इनकी विशेषता है। चलिए, ये हुआ टॉपिक आप लोगों का यथार्थवाद। दूसरा आप लोग बताएंगे प्रयोजनवाद। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप झारखंड डीएलएड स्टूडेंट्स हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाकर @JACDLED JAC DLED सर्च कीजिए। जो चैनल आएगा उस चैनल में आप लोगों को झारखंड डीएलएड का एक चैनल आएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रयोजनवाद, तो चलिए इसका अब आपको डिटेल्स में क्लास देते हैं और इसको आपको समझाते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद मतलब हो गया प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण प्रैग्मेटिज्म है। कुछ विद्वान प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रैग्मा से मानते हैं, जिसका अर्थ है ए थिंग डन बिजनेस इफेक्टिव एक्शन, यानी किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द प्रोमेटिकोस से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबल अर्थात व्यावहारिक। यानी प्रयोजनवाद जो कि इनकी उत्पत्ति जैसे अगर रिलेटेड है, यानी जो प्रैग्मेटिज्म है इंग्लिश में इसका है रूपांतरण। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म का बोला गया है कि यूनानी शब्द से आया है, या तो वो प्रैग्मा से आई होगी जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय और प्रभावपूर्ण कार्य, और दूसरा प्रोमेटिकोस यानी कि प्रैक्टिकेबल से आया है जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबल, और इसका हिंदी है व्यावहारिक। ठीक है, तो ये इसका आपका व्युत्पत्ति है। इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका अर्थ में। इस प्रकार विशाल रूप में प्रयोजनवाद से आशय यह है कि सभी विचारों, मूल्य एवं निर्णयों का सत्य उसके व्यावहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। यानी प्रयोजनवाद का मतलब है कि सभी विचार, मूल्य और निर्णयों का जो सत्य है उसके व्यावहारिक परिणाम से आता है। अगर व्यावहारिक परिणाम संतोषजनक है तो वो आपका सत्य है, अन्यथा वो सत्य नहीं है। प्रयोजनवादी वस्तुतः वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। ब्रह्मांड को बेबस अनेक वस्तुओं और अनेक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन यह वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या नहीं करते हुए इस इंद्रिय ग्राहक संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं, अन्य किसी के अस्तित्व का नहीं। इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद का। तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन याद रखना है। पहला है ब्रांड के अनुसार और दूसरा है रोजन के अनुसार। तो चलिए अब बताते हैं ब्रांड ने क्या कहा है। ब्रांड के अनुसार है प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ब्रांड ने कहा है प्रयोजनवाद की डेफिनेशन को लेकर कि प्रयोजनवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी वाद है जो हमें अर्थ का सिद्धांत, सच का सिद्धांत, ज्ञान यानी नॉलेज का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है
जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्य का निर्धारण करता है और यह मानता है कि वह शिक्षा सदन निर्माण की अवस्था में रहती है। यानी प्रयोजनवाद रोजन के अनुसार क्या है कि प्रयोजनवाद जो है एक मानवतावादी दर्शन है जो ये मानता है कि मनुष्य जो है क्रिया में भाग लेकर ही अपने मूल्य का निर्धारण करता है और ये भी मानता है कि वह शिक्षा सदन निर्माण की अवस्था में हमेशा रहती है। प्रयोजनवाद के गुण, अब चलिए आपको दिखाते हैं प्रयोजनवाद के कुछ इंपॉर्टेंट गुण। तो प्रयोजनवाद के गुण या विशेषता अगर आपको लिखने आए तो ये टॉपिक आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। पहला, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रयोजनवाद में प्रचलित शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नया रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस बात ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित पुरानी घिसी पिटी परंपराओं का खंडन किया है। प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इस प्रकार विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रयोजनवाद जो है एक स्कूल को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। अगला है टॉपिक पॉइंट, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की एक नई धारणा प्रस्तुत की है जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अब प्रयोजनवाद के दोष भी आप लोग बताते हैं क्योंकि इसका कभी कभी दोष भी पूछ लेते हैं। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निश्चित उद्देश्य नहीं है, यह भी आलोचना का विषय है। यानी प्रयोजनवादी के जो अनुसार शिक्षा है उसका कोई निर्धारित और निश्चित उद्देश्य नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रयोजनवाद पूर्णतः भौतिकता का समर्थक है। इस विचारधारा में आध्यात्मिक मूल्यों की हर प्रकार से अवहेलना की गई, परंतु यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार प्रयोजनवाद एकाकी विचारधारा है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण प्रचलित आदर्शों एवं मान्यताओं का विरोध किया है। यह दृष्टिकोण भी अनुचित है। यानी प्रयोजनवादी की शिक्षा में क्या है कि पूर्ण जो प्रचलित आदर्श है और मान्यता है उनका ये विरोध करता है, जो कि दृष्टिकोण में यह एक अनुचित है, यानी उचित नहीं है। प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया है। तो इनका ये सब आपका दोष हुआ। और इस बार इसका लास्ट है जो प्रयोजनवादी के मुख्य दार्शनिक सिद्धांत। तो इसका क्या क्या सिद्धांत है? पहला, संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। तो इसको देखिए, आप लोगों को जो एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग करना क्या है, इसको आपको 1 नंबर, इसको आपको 2 नंबर, इसको आपको 3 नंबर, इस तरह से आप लोग को इसको समझ लेना है। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वो मनुष्य है। प्रयोजनवादी में मनुष्य को संसार के सबसे मुख्य प्राणी माना है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने के कारण है मनुष्य को मनुशारीरिक प्राणी होना, मनुष्य का विचारशील होना ही इसके मुख्य विशेषता है। यानी मनुष्य एक ऐसी जीव है जो कि एक ऐसी प्राणी है जो अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा विकसित भी है। दूसरा, संसार का निर्माण नए तत्वों से हुआ है। प्रयोजनवाद अपने आप में एक बहुत तत्ववादी है। विचारधारा की मान्यता है कि हमारे इस विश्व की रचना जो है विभिन्न तत्वों के मध्य से होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुई है। यानी संसार का जो निर्माण हुआ है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से हुई है। अगला पॉइंट आपको समझ लेना है। तीसरा पॉइंट, सुखपूर्वक जीवन के मुख्य उद्देश्य है। यानी प्रयोजनवादी क्या है कि प्रयोजनवादी मनुष्य के किसी अंतिम उद्देश्य को निर्धारित नहीं करता है। यानी इसका लास्ट क्या होगा ये नहीं देखता है। ये मनुष्य का जो है मुख्य जो है उसका उद्देश्य यह रहता है कि मनुष्य जो है सुखपूर्वक जीवन जिए। चौथा पॉइंट है, केवल भौतिक संसार ही सत्य है। केवल भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त किसी आध्यात्मिक संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल वही सत्य है जिसका कोई व्यावहारिक महत्व तथा उपयोगिता है। प्रयोजनवादी क्या मानते हैं कि जो भौतिक संसार है यही आपका सत्य है। लास्ट है, यह एक सामाजिक संस्था है।
प्रयोजनवाद ने राज्य को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। राज्य को व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में कार्य करना चाहिए। राज्य का निर्माण मनुष्य द्वारा प्रयास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंतर्गत आपको 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे टॉपिक का क्लास कराया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए। इसका तैयारी जरूर कीजिएगा। बाकी जिनको कंप्लीट नोट्स चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पर मैसेज जरूर कीजिएगा।